अजय राज चौहान। ग्यारह सौ 13 से 1133 तक किसका पुत्र था मित्रों? पृथ्वीराज चौहान, सॉरी अजय राज चौहान। ये पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र कौन था मित्रों? अजय राज चौहान। और मित्रों अजय राज चौहान की बात की जाए तो अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में, अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। 1113 में अजमेर नगर की क्या की स्थापना? हाँ, 1113 में अजमेर नगर की स्थापना कर अजमेर को राजधानी बनाया। अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। तो 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना किसने की मित्रों? अजय राज चौहान ने। और अजय राज चौहान ने अजमेर को है मित्रों चौहानों की है राजधानी बनाया। नमस्कार सुमन जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, कल ही हमने पढ़ा था मित्रों। और इससे पहले जो सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। तो सांबर में तो चौहान वंश की स्थापना, चौहानों का आदि पुरुष था वासुदेव। इधर आपको पूछ ले कि अजमेर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? अजय राज ने। क्लियर? अब देखो मित्रों अजमेर में ही इसी अजय राज ने अजमेर में ही एक दुर्ग का निर्माण करवाया, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, या इसे अजमेर दुर्ग कहते थे पहले, अजय राज भी कहते थे अजमेर दुर्ग। और हमने दुर्गों में पढ़ा था मित्रों, हाँ दुर्गों में पढ़ा था ना, पृथ्वीराज की जो सिसोदिया था पृथ्वीराज, उस पृथ्वीराज की पत्नी थी ताराबाई। और पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर, पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर ही है इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? तारागढ़ दुर्ग। क्या रखा था? तारागढ़ दुर्ग रखा था। किसने? पृथ्वीराज ने। ठीक है मित्रों। और इसी दुर्ग को क्या कहते हैं? इसे ही गढ़ बिठली दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ बिठली दुर्ग। तो बिठली नामक पहाड़ी पर बना है, बिठली नामक पहाड़ी पर बना है, इसलिए इसे गढ़ बिठली दुर्ग कहते हैं। हाँ, इसके अलावा बात की जाए मित्रों, इसी दुर्ग को कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर दुर्ग भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पूर्व का जिब्राल्टर दुर्ग किसे कहते हैं? वो भी मित्रों अजमेर के दुर्ग को कहते हैं। वैसे जो जिब्राल्टर दुर्ग है वो कनाडा में है जिब्राल्टर दुर्ग। राजस्थान में सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण, राजस्थान में सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण, तो सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण मित्रों इसी दुर्ग पर हुए थे। बाकी देखो मैंने दुर्ग के बारे में आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। जब मैंने आपको स्थापत्य कला पढ़ाई थी तो स्थापत्य कला में मैंने सब बता दिया आपको। इसे राजपुताने की कुंजी भी कहते हैं, बिल्कुल इसे कहते हैं। जो भी इस दुर्ग के बारे में जितने भी इसमें जो भी दर्शनीय स्थल है वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अमर सिंह जी राठौड़, स्वागत है आपका। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो दुर्ग की स्थापत्य कला से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं मित्रों वो मैंने आपको दुर्ग वाले पोर्शन में करवा दिए। यहाँ पर मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर दुर्ग है इसका निर्माण स्टार्टिंग में अजय राज चौहान ने करवाया था। अंशिका जी मीना, स्वागत है। गुड आफ्टरनून। संगीता जी धानगा, स्वागत है आपका। ठीक है मित्रों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने करवाया था। क्लियर? हाँ। इसके बाद में जो जिब्राल्टर दुर्ग है, देखिए वैसे कनाडा में पड़ता है। कनाडा का जो जिब्राल्टर दुर्ग है उसकी यह प्रतिकृति माना जाता है, इसलिए इसे जिब्राल्टर कहते हैं। ठीक है। अजय राज की बात की जाए मित्रों तो इसे अजय राज चौहान काल, अजय राज चौहान का काल है वो चौहानों का साम्राज्य विस्तार काल कहलाता है। चौहानों का साम्राज्य विस्तार काल,
चौहानों का साम्राज्य विस्तार काल। अजय राज चौहान का काल क्या कहलाता है मित्रों? चौहानों का साम्राज्य विस्तार काल। आपसे पूछ ले, चौहानों का साम्राज्य विस्तार काल वो किस शासक का समय था? अजय राज चौहान का। किसका था? किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि अजय राज चौहान का काल है वो चौहान साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार काल कहलाता है। तो यह प्रश्न पूछा गया मित्रों, चौहानों का साम्राज्य विस्तार काल है, हाँ वो चौहानों का साम्राज्य विस्तार काल है, वो किसको कहते हैं? वो किसके काल को कहते हैं? अजय राज को। बिल्कुल, विश्व हेबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा था, विश्व हेबर ने कहा था। बिल्कुल क्लियर मित्रों। देखिए मित्रों, जो अजय राज चौहान है, इस अजय राज चौहान ने मालवा का एक शासक था, उज्जैन का नरवर्मन। कौन था? नरवर्मन। इस नरवर्मन को पराजित किया था। अजय राज चौहान ने किसे पराजित किया था? हाँ, अजय राज चौहान ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया और इसने नरवर्मन का एक सेनापति था सुल्लन, उस सुल्लन को बंदी बनाया था तथा इसके सेनापति नरवर्मन के सेनापति सुल्लन को बंदी बना लिया। सेनापति सुल्लन को बंदी बनाया। अजय राज चौहान ने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया और इसका सेनापति जो सुल्लन था उस सुल्लन को है बंदी बनाया था। किसने मित्रों? अजय राज चौहान ने। हाँ मित्रों, अजय राज जो चौहान है, इस अजय राज चौहान के काल में इसने अपने नाम से कुछ सिक्के चलाए, श्री अजय देव के नाम से। अजय देव या अजय कल्पद्रुम। अजय राज चौहान ने श्री अजय देव या अजय कल्पद्रुम के नाम से क्या है मित्रों? चांदी के सिक्के चलाए। अजय राज चौहान ने अपने नाम पर, अपने ही नाम पर श्री अजय देव या अजय कल्पद्रुम के नाम से मित्रों चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, क्लियर? हाँ, और मित्रों इसी ने अपनी पत्नी, इसकी पत्नी कौन थी? सोमलेखा। कौन थी? सोमलेखा। अजय राज की पत्नी कौन थी? सोमलेखा। सोमलेखा या सोमल देवी भी कहते हैं। इस सोमलेखा के नाम पर अजय राज ने सोमलेखा के नाम पर भी मित्रों कुछ है मुद्राएं जारी की थी। तो अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर कुछ मुद्राएं जारी की। इसी अजय राज चौहान की बात की जाए मित्रों, तो अजय राज चौहान ने मित्रों 1130 में, कब की घटना है? 1130 में इसका पुत्र था अर्णोराज। पुत्र कौन था अजय राज का? अर्णोराज। तो 1130 ईस्वी में अपने पुत्र अर्णोराज को गद्दी सौंप दी। 1130 ईस्वी में अपने पुत्र अर्णोराज को गद्दी सौंप दी। अपने पुत्र अर्णोराज को गद्दी किसने सौंपी? अजय राज ने। और स्वयं क्या बन गया? गद्दी सौंपकर स्वयं सन्यासी बन गया। स्वयं है मित्रों वो सन्यासी बन गया। स्वयं क्या बन गया? सन्यासी बन गया। और पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे शिव की आराधना करने लगा। इसके पश्चात 1133 में इसकी क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु भी हो जाती है। एक बार वापस रिपीट कीजिए जो मित्र अभी आए हैं। हमने अभी अजय राज चौहान का अध्ययन किया मित्रों। हाँ, 1113 से 33 तक हाँ इसका शासनकाल था। पृथ्वीराज प्रथम का ये पुत्र था। ठीक है,
1113 में अजमेर नगर की स्थापना की अजय राज ने और अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। क्लियर। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग, अजमेर दुर्ग कहते हैं, गढ़बिटली दुर्ग कहते हैं, इसका निर्माण इसी अजय राज ने करवाया था। इसी तारागढ़ दुर्ग को विशब हेबर ने पूर्व का जिब्राल्टर दुर्ग भी कहा है, जिस दुर्ग पर सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि जो अजय राज है, इस अजय राज का काल है वो चौहानों का साम्राज्य विस्तार कहलाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहानों का साम्राज्य विस्तार काल किसका समय था? अजय राज का। क्लियर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान रखना। इस अजय राज ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। नरवर्मन को पराजित करके अब और उसके सेनापति सुल्लन को इसने बंदी बना लिया। इसने श्री अजय देव या अजय कल्पद्रुम के नाम से चांदी के कुछ सिक्के, तांबे के भी जारी किए थे। अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर भी कुछ मुद्राएं जारी की थी। 1130 में अपने पुत्र अर्णोराज को तो गद्दी सौंप दी और स्वयं क्या बन गया? सन्यासी बन गया। पुष्कर झील के किनारे शिव की आराधना करने लग जाता है। शैव धर्म का ये अनुयायी था। क्लियर। चले आगे चले, लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, अजय राज के बाद में जो शासक बनेगा वह कौन बनेगा मित्रों? अजय राज के बाद में शासक बनेगा आपके अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान। और अर्णोराज का जो कार्यकाल है मित्रों वो है 1133 से 1155 ईस्वी तक। 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक मित्रों किसका कार्यकाल था? वो था अर्णोराज चौहान का। बिल्कुल मनीषा जी, स्वागत है आपका, मनीषा जी पटेल। हाँ कोई बात नहीं। अर्णोराज किसका पुत्र था? अजय राज का पुत्र था। बिल्कुल, इतना आपको क्लियर है। हाँ, इसके बाद में बात की जाए मित्रों अर्णोराज के चौहान की, इसके काल की। हाँ, तो अर्णोराज चौहान है। इस अर्णोराज चौहान के काल की मुख्य घटना क्या थी? तो अर्णोराज चौहान ने मित्रों सबसे पहले अजमेर से तुर्कों को खदेड़ा और तुर्कों के खून से रंगी हुई जो धरती थी, उस खून से रंगी हुई धरती को साफ करने के लिए इसने अजमेर में मित्रों आना सागर झील का निर्माण करवाया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज चौहान ने। तो अजमेर से तुर्कों को खदेड़कर आना सागर झील का निर्माण, आना सागर झील का निर्माण चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया था। कौन सी नदी? चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया। तो अजमेर में आना सागर झील का निर्माण है, किसने करवाया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण मित्रों जो तुर्क आक्रमणकारी थे उन तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़कर उनके जो खून से रंगी हुई धरती थी उसको साफ करने के लिए कहते हैं कि इसने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। और मित्रों इसी आना सागर झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने, आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने, हाँ एक ही बात है, तो आक्रमण पहले बाद में कर देंगे, एक ही बात है। जहांगीर ने सुभाष उद्यान
या दौलत बाग का है निर्माण करवाया था? तो आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने। सुभाष उद्यान, जिसे दौलत बाग भी कहते हैं मित्रों, सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण करवाया। तो आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने सुभाष उद्यान या दौलत बाग का है वो इसका निर्माण करवाया था। यहीं पर मित्रों नूरजहां का महल भी है, नूरजहां का महल भी वो इसी आना सागर झील के किनारे है। आना सागर झील के किनारे है नूरजहां का महल। और मित्रों ये अर्णोराज भी अपने पिता की तरह है, अपने पिताजी की तरह है, ये शैव धर्म का अनुयायी था। और अपने पिताजी की तरह शैव धर्म का अनुयायी होते हुए भी, शैव धर्म का अनुयायी होते हुए भी इसने पुष्कर में वराह मंदिर का भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान विष्णु को समर्पित वराह मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? हाँ, वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में करवाया था। तो अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया मित्रों? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज चौहान ने करवाया था। अब मित्रों अर्णोराज चौहान के काल की बात की जाए, इसके विद्रोह किसके साथ हुआ? बिल्कुल दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था संगीता जी, बिल्कुल। हाँ, अर्णोराज चौहान के मित्रों जो मुख्य विद्रोही थे वो था गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे दो, जिनके साथ इसका संघर्ष हुआ। गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था। हाँ, सबसे पहले इसका जो विरोध हुआ था वो था गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज के साथ है अर्णोराज का विद्रोह हुआ था। विद्रोह का मुख्य कारण यही माना जाता है कि दोनों ही शासक विग्रहराज और जय सिंह सिद्धराज है, ये दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे, दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। अर्थात दोनों ही अपने अपने राज्यों की सीमाओं को लेकर आश्वस्त थे। अपने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति ने, इन दोनों की साम्राज्य विस्तार की नीति ने एक दूसरे का क्या बना दिया था? दुश्मन बना दिया था। बिल्कुल 12 दरी छतरी का निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। ठीक, अब देखिए मित्रों अर्णोराज वह चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश कहा था? गुजरात का। अब देखिए मित्रों अर्णोराज का किस शासक के साथ पहले संघर्ष होता है? अर्णोराज वर्सेज इधर कौन हो जाएगा? जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज, अर्णोराज वर्सेज जय सिंह सिद्धराज। हाँ, इन दोनों में पहले अपने अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, राज्य विस्तार की नीतियों को लेकर दोनों में युद्ध होता है। और इस युद्ध में मित्रों अर्णोराज चौहान है, अर्णोराज चौहान है वह किसे पराजित कर देता है? जय सिंह सिद्धराज को। अर्थात जो चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज और चौहान शासक अर्णोराज के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें कौन विजय हुआ मित्रों? अर्णोराज विजय होता है। और मित्रों यह युद्ध होता है 1134 के आसपास। क्लियर? हाँ, इधर देखिए मित्रों यह विजय हो जाता है और जय सिंह सिद्धराज इसके साथ फिर क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। संधि किस प्रकार करता है? ये अपनी पुत्री जय सिंह सिद्धराज है, हाँ जय सिंह सिद्धराज है, ये अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह है वो किसके साथ करता है? अर्णोराज के साथ। तो जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कौन थी? कांचन देवी। जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कौन थी? कांचन देवी। और इस कांचन देवी का विवाह पराजित जय सिंह सिद्धराज ने
अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ कर दिया? अर्णोराज के। अर्थात चालुक्य और चाहनों में यहां पर क्या हो गई? संधि हो गई। क्लियर? अर्णोराज और चालुक्य वंश जय सिंह सिद्धराज के मध्य जो प्रथम युद्ध हुआ था 1134 के आसपास, इसमें विजय कौन होता है मित्रों? विजय अर्णोराज होता है। पराजित कौन होता है? जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज पराजित होकर अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ कर देता है? अर्णोराज के साथ कर देता है। और यहां पर इन दोनों में क्या हो जाती है मित्रों? एक प्रकार से संधि हो जाती है। लेकिन मित्रों जय सिंह सिद्धराज का जो उत्तराधिकारी था, जय सिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जय सिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी कौन आता है मित्रों? कुमारपाल। कौन आता है? चालुक्य वंश का शासक अगला कौन बनता है? कुमारपाल। किसका उत्तराधिकारी था? जय सिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी था। इधर वही शासक कौन है? अर्णोराज। कौन है? अर्णोराज। हाँ, अब इन दोनों में आमना सामना हो जाता है। जय सिंह के समय तो संधि हो गई थी, लेकिन कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य है, यहां पर है वापस है, वो द्वेष बढ़ जाता है। और कुमारपाल के दरबार में एक हेमचंद्र सूर्य नाम का विद्वान रहता था। ये हेमचंद्र लिखता है कि इस युद्ध का जो कारण था, कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य जो द्वेष बढ़ा था, इसका कारण यह था कि अर्णोराज ने पहले कुमारपाल की सीमाओं में है प्रवेश कर लिया था। अर्णोराज ने कुमारपाल की सीमाओं में प्रवेश किया और कुमारपाल पर पहले अटैक किया। अर्थात कुमारपाल पर पहले आक्रमण किसने किया? अर्णोराज ने। जब अर्णोराज ने कुमारपाल पर आक्रमण किया तो कुमारपाल है वह वापस इस पर क्या करता है? आक्रमण। अर्थात यह युद्ध होता है मित्रों इन दोनों में 1142 में मित्रों अर्णोराज और कुमारपाल के मध्य क्या होता है मित्रों? युद्ध होता है। ठीक है। अब इस युद्ध में मित्रों कौन विजय होता है? और ये जो युद्ध होता है मित्रों इन दोनों का, इस युद्ध को कहते हैं माउंट आबू का युद्ध। कहां पर हुआ ये? माउंट आबू। हाँ, अर्णोराज और कुमारपाल। हाँ, इस युद्ध की जो जानकारी है मित्रों वो प्रबंध जो चिंतामणि है ग्रंथ उसमें भी मिलती है, प्रबंध कोश में भी मिलती है। तो प्रबंध कोश राजशेखर ने लिखा था। तो प्रबंध कोश ग्रंथ के अनुसार अर्णोराज और कुमारपाल के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? माउंट आबू का युद्ध। क्या लिख रहे हो आप शेखावत जी? यदि क्लास नहीं लेनी है आपको तो यहां से जाइए, आपकी कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या कहा था आपको? कमेंट्स इतने ही करने हैं जितना आपको कुछ पूछना है। यार क्या आपने हद पार कर रहे हो? कुछ भी कमेंट्स कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? क्लास ले रहे हो, यहाँ पर क्लास में हर कोई हर प्रकार के कमेंट्स करते हो, शर्म नहीं आती है? बार बार टोकना पड़ रहा है आपको। कमेंट्स करने हैं तो अपने दायरे में रहिए। फिर कहते हो सर आप गुस्सा हो रहे हो। चलिए आगे चलिए। हाँ, अर्णोराज और कुमारपाल। फिर कहते हो हमें ब्लॉक करवा दिया। आप हो इस लायक, ब्लॉक करवाने के लायक हो आप। अर्णोराज और कुमारपाल इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध होता है मित्रों? इन दोनों के मध्य माउंट आबू का युद्ध होता है। कौन सा होता है? हाँ, बिल्कुल अपनी सीमाओं में रहिए। आप शब्द क्यों बोल रहे हो किसी के प्रति? क्या आपके नहीं है क्या कोई? आपके परिवार के किसी को ऐसे शब्द बोलेंगे तो क्या आप ऐसे बैठ जाओगे? यदि यहां पर लड़कियां क्लास लेती है इसका मतलब ये थोड़ी होगा आप अंदर कमेंट कर दोगे। तो थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। आपको कम से कम क्लास ले रहे हो, आप इतने बड़े हो गए, फिर बोल रहे राजस्थान पुलिस में सेवा दे रहे हैं। तो अर्णोराज और कुमारपाल के मध्य मित्रों जो माउंट आबू का युद्ध होता है, ये माउंट आबू का युद्ध है 1142 में। प्रबंध कोश जो ग्रंथ लिखा था, प्रबंध कोश ग्रंथ के अनुसार है ये युद्ध होता है। ठीक है मित्रों। और इस माउंट आबू के युद्ध में मित्रों विजय कौन हो जाता है? कुमारपाल। माउंट आबू के युद्ध में कौन विजय हो जाता है मित्रों? हाँ, माउंट आबू के युद्ध में है कुमारपाल विजय हो जाता है। इस युद्ध में कौन विजय हो जाता है? कुमारपाल। और कुमारपाल किसे हरा देता है मित्रों? अर्णोराज चौहान को। तो माउंट आबू का जो युद्ध होता है मित्रों, उस माउंट आबू के युद्ध में कुमारपाल जो चालुक्य शासक था, चालुक्य शासक ने किसे हरा दिया मित्रों? अर्णोराज को हरा दिया। किसे हरा दिया? अर्णोराज को हरा दिया। ठीक है मित्रों।
अब देखो मित्रों, यहां पर जो अर्णोराज हार जाता है तो अर्णोराज भी पराजित होकर अपनी पुत्री थी जिल्लन, कौन थी? जिल्लन, जिसे जल्लन भी बोलते हैं कई जगह, अपनी पुत्री, अर्णोराज की पुत्री कौन थी? जिल्लन। और इस जिल्लन का विवाह किसके साथ कर दिया? अपनी पुत्री जिल्लन का विवाह किसके साथ कर दिया मित्रों? इस कुमारपाल के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया? कुमारपाल के साथ है, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ठीक है मित्रों, क्लियर हो गया? एक बार वापस देखिए। हाँ, अर्णोराज और चालुक्य वंश के मध्य दो युद्ध हुए थे मित्रों। पहले अर्णोराज के साथ युद्ध हुआ था जय सिंह सिद्धराज का, दोनों की महत्वाकांक्षाओं को लेकर युद्ध होगा। ठीक है, अर्णोराज और जय सिंह सिद्धराज में जो युद्ध होता है मित्रों, उसमें विजय कौन होता है? अर्णोराज विजय होता है और जय सिंह सिद्धराज पराजित होकर अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किससे कर देता है? अर्णोराज से। ठीक है, पहला युद्ध हो गया। इसके बाद में जय सिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी कौन था मित्रों? कुमारपाल। कौन था? कुमारपाल है, वो इसका उत्तराधिकारी था। और कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य फिर वापस 1142 में युद्ध होता है, और यह युद्ध कौन सा होता है? माउंट आबू का युद्ध होता है। क्लियर? अब माउंट आबू के युद्ध में मित्रों अर्णोराज और कुमारपाल में जो युद्ध होता है उसमें कौन जीत जाता है? अब की बार चालुक्य शासक है वो कुमारपाल विजय हो जाता है। चालुक्य शासक है कुमारपाल है, वो विजय हो जाता है। ठीक है मित्रों, और विजयी कुमारपाल ने अपनी पुत्री विजय जब कुमारपाल हो जाता है तो इसके पश्चात जो पराजित अर्णोराज था, इस अर्णोराज ने अपनी पुत्री जिल्लन का विवाह किसके साथ किया? तो पराजित अर्णोराज ने अपनी पुत्री जिल्लन का विवाह है इस कुमारपाल के साथ कर दिया। हाँ, इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल इतना क्लियर हो गया। तो आगे चले। इधर मैंने आपको अभी अर्णोराज चौहान पढ़ाया है मित्रों। अर्णोराज चौहान के बारे में 1133 से 55 तक मैंने आपको देखो करवाया है। अजमेर से तुर्कों को खदेड़कर आना सागर झील का इसने निर्माण करवाया था, चंद्रा नदी के पानी को रोककर। आना सागर झील के किनारे जहांगीर के जो सुभाष उद्यान है या अर्णोराज के दरबारी, हाँ बिल्कुल, एक बार रुको थोड़ा सा संगीता जी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना। अर्णोराज के दरबारी विद्वान देवबोध और धर्मघोष। मित्रों अर्णोराज के दरबारी विद्वान कौन थे? देवबोध और धर्मघोष। हाँ, दरबारी विद्वान थे देवबोध और धर्मघोष है, ये अर्णोराज के दरबारी विद्वान थे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब मित्रों जो 1155 ईस्वी में अर्णोराज का पुत्र था जगदेव। अर्णोराज का पुत्र कौन था? जगदेव। और जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी, इसलिए जगदेव को कहते हैं चौहानों का पितृहंता। क्या कहते हैं? चौहानों का पितृहंता। 1155 ईस्वी में जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। जगदेव ने क्या है? अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी मित्रों? हत्या। इसलिए जगदेव को क्या कहते हैं? चौहानों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता। तो आपसे पूछ ले, चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं? चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं? जगदेव को। तो मैंने आपको दो ही जो मुख्य बातें और बताई, इसके अलावा एक तो इसके दरबार में विद्वान कौन कौन थे? अर्णोराज के दरबार में देवबोध और धर्मघोष। उसके पश्चात नेक्स्ट बात बताई मैंने 1155 में अर्णोराज का पुत्र था जगदेव। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी, इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट आराम से लीजिए मित्रों। चले, कुछ लोगों के यहां पर पढ़ने के लिए तो आते नहीं हैं, उनको सिर्फ कमेंट करने से मतलब है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप ऐसे कमेंट मत करना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। सबके माँ बहन होती है, सबकी इज्जत होती है। आप हर केस से कमेंट्स कर रहे हो, यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए, यहाँ पर ऐसे कमेंट्स करने के लिए आए हो सिर्फ। चलेगा मित्रों आगे। और आपको पता है जब टीचर ऐसे बीच में टोकता है तो टीचर का ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है। जो पढ़ाता है दो चीजें,
वो आपको फिर एक दो चीजें कम में बता पाता है, क्योंकि आप आधा ध्यान तो आप अपना डाइवर्ट खराब आप कर देते हो उसका, टीचर का। यदि वो बताता कुछ दो चीजें एक्स्ट्रा भी बताता है तो आप उसको डाइवर्ट कर देते हो ऐसे कमेंट करके। चलिए आगे देखिए मित्रों, अगला शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ, जिसे कहते हैं बिसलदेव चौहान। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान। हाँ, तो ये शासक बनता है कब, देखो मित्रों, ये शासक बनता है 1158 में, 1158 से 63। अब कुछ मित्र बोलेंगे सर 1155 में, कई गाइडों में आपको 1155 में मिल जाएगा मित्रों, 1155 में मिल जाएगा। तो ध्यान रखना मित्रों, मैं आपको जो बता रहा हूं ये बता रहा हूं गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, जो इतिहासकार रहे हैं राजस्थान के गोपीनाथ शर्मा, उनके अनुसार 1158 से 63 तक इनका कार्यकाल माना गया है। कुछ गाइडों में आपको 1155 भी हो सकता है मिल जाए। और ध्यान रखना 1155 से 58 तक कहते हैं कि जो जगदेव है, उस जगदेव ने यहाँ पर है वो शासन किया था। तो 3 वर्षों तक कहते हैं जगदेव ने शासन किया था 55 से लेकर। फिर कहते हैं कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है, जो मैंने आपको कार्यकाल बताया है, रेफरेंस दिया गोपीनाथ शर्मा का, उसके अनुसार 1158 से 63 तक इनका काल माना गया है। चले, हाँ, तो देखो मित्रों, जो विग्रहराज चतुर्थ है ये अपने पिता के हत्यारे जगदेव को गद्दी से उठाता है, अपने पिता के हत्यारे जगदेव को गद्दी से उठाकर शासक बनता है। ठीक है, अपने पिता के हत्यारे, पिता के हत्यारे जगदेव को गद्दी से हटाकर, अपने पिता के हत्यारे जगदेव को गद्दी से हटाकर शासक बना। कौन? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे क्या कहते हैं मित्रों, बिसलदेव चौहान भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है संगीता जी। अपने पिता के हत्यारे जगदेव को गद्दी से हटाकर शासक बनता है। अपने पिता के हत्यारे जगदेव को गद्दी से हटाकर शासक कौन बना मित्रों? विग्रहराज चतुर्थ। अब मित्रों विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो इसने शासक बनते ही सबसे पहले तो एक गजनी का शासक था। गजनी का शासक था हमीर, और उसे अमीर खुसरो शाह भी कहते हैं। हाँ, उसे क्या कहते हैं? अमीर खुसरो शाह भी कहते हैं। उसे हराया था। तो शासक बनते ही, शासक बनते ही गजनी के शासक हमीर, जिसे खुसरो शाह है, हाँ, शासक बनते ही विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ ने शासक बनते ही गजनी का शासक था, अफगानिस्तान का शासक कौन था? हमीर। और हमीर का ही दूसरा नाम है अमीर खुसरो शाह। ठीक है, तो शासक बनते ही गजनी के शासक हमीर को हराया। ठीक है, इसके पश्चात मित्रों इसी विग्रहराज चतुर्थ ने जो कुमारपाल था ना, माउंट आबू का युद्ध पढ़ा था हमने, उस कुमारपाल के साथ युद्ध करके कुमारपाल से जालोर, पाली और नागौर के जो क्षेत्र है वो छीन लिए थे। तो कुमारपाल को हराकर, कुमारपाल कौन था? चालुक्य वंश का शासक था ना कुमारपाल। तो कुमारपाल को हराकर उससे जालोर, पाली व नागौर छीन लिए। तो कुमारपाल जो चालुक्य शासक था मित्रों गुजरात का, इस चालुक्य शासक कुमारपाल को हराकर उससे जालोर, पाली और नागौर छीन लिए। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। हाँ, इसके बाद में बात की जाए मित्रों नेक्स्ट, तो इसी विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली का तोमर वंशी शासक था तंवर, और दिल्ली के तोमर वंशी शासक तंवर को हराकर दिल्ली जीती थी। और दिल्ली को उस समय है मित्रों योगिनीपुर कहते थे प्राचीन समय में। तो दिल्ली के तोमर वंशी शासक
तोमर वंशी शासक तंवर को पराजित कर, दिल्ली के तोमर वंशी शासक तंवर को पराजित कर दिल्ली या योगिनीपुर जीती। दिल्ली उस समय योगिनीपुर भी कहते थे प्राचीन समय में। और जो दिल्ली जीती थी मित्रों, तोमर वंश के शासक, तोमर वंश के शासक तंवर को हराकर दिल्ली जीती थी। इसका वर्णन कहां पर मिलता है? हाँ, इसका वर्णन कहां पर मिलता है मित्रों? इसका वर्णन दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में मिलता है। इसका वर्णन कहां मिलता है मित्रों? दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में मिलता है। इसका वर्णन दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में मिलता है। हाँ, वीडियो रुक रहा है या कई बोल रहे हैं वीडियो रुक रहा है? सर मित्रों जवाब दीजिए, क्या वीडियो रुक रहा है? कुछ मित्र बोल रहे हैं वीडियो रुक रहा है। जवाब दीजिए मित्रों, क्या वीडियो रुक रहा है? नहीं रुक रहा है या मुकेश जी प्रजापति वीडियो चल रहा है? क्लियर चल रहा है? चलिए मित्रों, कुछ बोल रहे सर वीडियो रुक रहा है। हाँ, विग्रह राज चतुर्थ के काल की मित्रों घटनाएं देखो आप। हाँ, चल रहा है क्या? चलिए, एक दो का रुक रहा है तो आपका नेट प्रॉब्लम है भाई, नेट प्रॉब्लम की वजह से ये आपका नेट प्रॉब्लम ही ऐसा। विग्रह राज चतुर्थ 1158 से 63 काल है। अपने पिता के हत्यारे जगदेव को हटाकर गद्दी पर बैठा है। ये इसके तीन चीजें पहले आपको ध्यान रखनी। तीन चीज कौन सी? एक तो शासक बनते ही गजनी के शासक हमीर, जिसे अमीर खुसरो शाह कहते हैं, उसको हराया। क्लियर। दूसरा गुजरात का कुमारपाल था, उसको हराकर जालोर, पाली और नागौर के क्षेत्र उससे छीन लिए। तीसरा देखो, दिल्ली का तोमर वंशी शासक कौन था? तंवर। तंवर को हराकर दिल्ली जीत ली, योगिनीपुर जीत ली। इसका वर्णन मित्रों कहां पर मिलता है? इसका वर्णन दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में इसका वर्णन मिलता है। क्लियर मित्रों, आगे बढ़े। हाँ, अब देखो मित्रों, जो विग्रह राज चतुर्थ था, इस विग्रह राज चतुर्थ ने विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। अजमेर में किसका निर्माण करवाया था मित्रों? संस्कृत पाठशाला का। विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में किसका निर्माण करवाया था? संस्कृत पाठशाला का। तो अपने कार्यकाल के दौरान अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? विग्रह राज। अब मित्रों, जो संस्कृत पाठशाला है आपने पढ़ा होगा, इसी संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर बाद में यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी का दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसका निर्माण करवा दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी संस्कृत पाठशाला के स्थान पर तुड़वाकर इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर क्या बनवा दिया मित्रों? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर 1192 से लेकर 1197 या 99 ईस्वी के बीच में है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवा दिया। क्लियर। अब कई मित्रों के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर क्या ये जो झोपड़ा है 2.5 दिन का है, ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था क्या? ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है। क्या ये 2.5 दिन का झोपड़ा है जो 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था क्या, इसलिए इसका नाम क्या है 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका नाम इसलिए नहीं रखा गया है कि ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इसका नाम इसलिए रखा है कि यहाँ पर एक पंजाब का था शाह पीर,
और पंजाब के शाह पीर का यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। पंजाब के शाह पीर का यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, और 2.5 दिन के उर्स के लगने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। हाँ, पंजाब के शाह पीर उसे कहते हैं पंजाब शाह भी बोलते हैं, पंजाब शाह का उर्स। और मित्रों जो पंजाब शाह का उर्स है वो 2.5 दिन का लगता है। 2.5 दिन का जो उर्स लगता है इस कारण इसे क्या कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा इसे कहते हैं। ठीक है, अब मित्रों जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इस 2.5 दिन के झोपड़े की जो डिजाइन है वो डिजाइन किसने तैयार की थी, वो की थी अबू बकर ने। किसने की थी, अबू बकर ने मित्रों इस झोपड़े की डिजाइन तैयार की थी। और मित्रों हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी आपको जानकारी दे रहे हैं, अभी अभी जयपुर से बड़ी खबर है कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम है वो नवंबर महीने में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, यदि एग्जाम होती है तो बहुत बहुत आपकी मेहनत रंग लाएगी। हाँ, तो डिजाइन किसने तैयार की, अबू बकर। और मित्रों जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसे राज्य की प्रथम मस्जिद या राज्य की प्रथम इमारत कहते हैं। क्या कहते हैं, ये राज्य की प्रथम इमारत थी, राज्य की प्रथम मस्जिद या प्रथम इमारत भी बोल सकते हो आप, राज्य की प्रथम मस्जिद। इसे मित्रों 16 स्तंभों का महल भी कह सकते हैं, 16 खंभों का महल भी कह सकते हैं इसी इमारत को, इसी इमारत को 16 खंभों का महल भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो पंजाब शाह का उर्स यहां पर लगता है। इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी मित्रों, अबू बकर ने। और राज्य की प्रथम मस्जिद है, 16 स्तंभों का महल भी इसे कहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने आपके लिए घोषणा करती है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम है नवंबर मंथ में के अंत तक होगी। ठीक है, अब मित्रों देखो, इसी विग्रहराज चतुर्थ के काल में एक दरबारी विद्वान था नरपति नालय। विग्रहराज चतुर्थ के काल में कौन था मित्रों, नरपति नालय। हाँ, नरपति नालय, इसने एक ग्रंथ लिखा बिसलदेव रासो। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में जो नरपति नालय था, नरपति नालय ने कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों, बिसलदेव रासो ग्रंथ लिखा। कौन सा लिखा, बिसलदेव रासो। इस बिसलदेव रासो में किसका वर्णन है मित्रों, तो बिसलदेव रासो में एक तो इसकी रानी थी राजमती। कौन थी, राजमती। विग्रहराज चतुर्थ की रानी कौन थी, राजमती। और इधर कौन था मित्रों, ये विग्रहराज चतुर्थ। कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। तो बिसलदेव रासो में मित्रों जो राजमती और विग्रहराज चतुर्थ है, इन दोनों के प्रेमोख्यान का उल्लेख है, अर्थात इनके प्रेम प्रसंग का क्या है मित्रों, उल्लेख है। बिसलदेव रासो में किसका उल्लेख मिलता है, राजमती। राजमती है वो परमार राजा भोज की पुत्री थी, परमार राजा भोज प्रथम की पुत्री राजमती। और इधर है विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ और राजमती के दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किस में मिलता है मित्रों, बिसलदेव रासो में मिलता है। किस में मिलता है, बिसलदेव रासो में। और बिसलदेव रासो किसने लिखा, नरपति नालय ने। अब मैंने आपको पढ़ाया था, जब जो भाषा बोली वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि बिसलदेव रासो है वो किस भाषा में लिखा गया। तो आप में से कौन बताएगा, मैंने आपको कला संस्कृति में जब भाषा बोली पढ़ाई थी उस समय मैंने यह बताया था कि बिसलदेव रासो है वो किस भाषा में लिखा गया। जल्दी से बताइए, बिसलदेव रासो किस भाषा में लिखा गया, जल्दी से बताइए मित्रों। किसी को नहीं पता है, सैनी जी पूछ रहे हैं सर उर्स का मतलब क्या हुआ है। पहले मैं इसका बता देता हूं, मैं उर्स का मतलब बता देता हूं। देखो सैनी जी, उर्स का मतलब, उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है दो आत्माओं का मिलन। यहां पर उर्स का शाब्दिक अर्थ मेला नहीं होता है। उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। उर्स का शाब्दिक अर्थ मुस्लिम धर्म में इसका अर्थ ये लिया गया है, जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसकी आत्मा का मिलन है वो भगवान अर्थात परमात्मा से उसकी आत्मा का जो मिलन होता है उसी का शाब्दिक अर्थ उर्स लिया गया है। क्लियर, चलिए आगे। तो बिसलदेव रासो ग्रंथ है मित्रों, संस्कृत में नहीं लिखा गया, सभी संस्कृत दे रहे हैं। बिसलदेव रासो ग्रंथ है मित्रों, संस्कृत में न लिखकर किस में लिखा गया है, गोडवाड़ी भाषा में। किस में लिखा गया है, ध्यान रखना, गोडवाड़ी भाषा में। मैंने आपको
भाषा बोली में बताया था, ये भाषा और बोली पढ़ाई थी ना, वहां पर बताया था बिसलदेव रासो किस भाषा में लिखा गया है, गोडवाड़ी भाषा में। किस में लिखा गया है, गोडवाड़ी। और गोडवाड़ी भाषा है मित्रों, वो ध्यान रखना, गोडवाड़ी भाषा है ये है मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली क्या है मित्रों, गोडवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली क्या है, गोडवाड़ी है, ध्यान रखना। तो एक बार वापस देखिए, उसको मैंने क्लियर करवा दिया आपको, इसको वापस पूरे को देख लीजिए। यहां से विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई। कुतुबुद्दीन ने संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा है बनवाया था। यहाँ पर पंजाब शाखा क्या लगता है मित्रों, हो सकता है 2.5 दिन का, इसी कारण से 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इस 2.5 दिन के झोपड़े की डिजाइन है अब्बू बकर ने तैयार की थी। राज्य की प्रथम मस्जिद कहते हैं, 16 स्तंभों का महल भी कहते हैं। नरपति नाले ने बिसलदेव रासो ग्रंथ लिखा, और बिसलदेव रासो ग्रंथ में उसकी रानी राजमती और विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव के प्रेमोख्यान का क्या मिलता है मित्रों, उल्लेख मिलता है। और बिसलदेव रासो किस भाषा में लिखा गया है, गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है। और गोडवाड़ी भाषा है मित्रों किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की। चलिए आगे लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखो मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। एक तो टोंक में बिसलपुर कस्बा, टोंक में बिसलपुर कस्बा, टोंक में कौन सा कस्बा, बिसलपुर कस्बा, और एक बिसल सागर बांध। टोंक में बिसलपुर कस्बा और बिसल सागर बांध किसने बनाए थे मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने बनाए थे, विग्रहराज चतुर्थ ने। टोंक में बिसलपुर कस्बा और बिसल सागर बांध किसने बनाए थे, विग्रहराज चतुर्थ ने। अब मित्रों जो विग्रहराज चतुर्थ है ये स्वयं कवि था और इसने एक नाटक लिखा, नाटक का नाम था हरिकेली। विग्रहराज चतुर्थ है मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ स्वयं है मित्रों क्या था, कवि था। इसने एक नाटक लिखा, नाटक का नाम क्या था, हाँ नाटक का नाम था हरिकेली। नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था, ये ध्यान रखना, ये संस्कृत का था, ठीक है। हाँ तो विग्रहराज चतुर्थ है, इसने मित्रों हरिकेली नाटक लिखा। कौन सा लिखा था, हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, ध्यान रखना मित्रों। और हरिकेली नाटक में किसका वर्णन है, तो महाभारत काल में मित्रों, महाभारत काल में अर्जुन व शिव के मध्य हुए युद्ध का, अर्जुन व शिव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन। महाभारत काल में अर्जुन और शिव के मध्य, महाभारत काल में अर्जुन और शिव के मध्य जो युद्ध हुआ था मित्रों, जब अर्जुन है वो दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जाता है, उस समय भगवान शिव और अर्जुन के मध्य जो युद्ध होता है उसका वर्णन किस में मिलता है मित्रों, हरिकेली, ठीक है। हरिकेली नाटक में है, इसका है मित्रों उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब मित्रों ये भी ध्यान रखना मित्रों, जो हरिकेली नाटक है, हरिकेली नाटक कहां पर लिखा हुआ है, हरिकेली नाटक है वो 2 जगह लिखा हुआ है। हरिकेली नाटक कहां पर लिखा हुआ है, 2 जगह। एक तो जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, उस 2.5 दिन के झोपड़े पर कुछ इस नाटक की है वो लाइनें लिखी गई है। एक आपको मैं बताता हूं, जो हरिकेली नाटक है इसी नाटक की जो कुछ लाइनें हैं वो लिखी गई है राजा राममोहन राय के स्मारक पर। और राजा राममोहन राय के जो स्मारक है मित्रों, वो इंग्लैंड का जो ब्रिस्टल शहर है, इंग्लैंड का कौन सा शहर है, ब्रिस्टल शहर। उस ब्रिस्टल शहर में भी इनकी क्या है, कुछ लाइनें लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हरिकेली नाटक की जो लाइनें हैं मित्रों, एक तो 2.5 दिन के झोपड़े पर, कहां लिखी गई है, 2.5 दिन के झोपड़े पर, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। 2.5 दिन के झोपड़े पर हरिकेली नाटक की लाइन लिखी गई है। और राजा राममोहन राय का जो स्मारक है इंग्लैंड में ब्रिस्टल शहर में, वहां पर भी इसकी कुछ लाइनें लिखी गई है। हाँ इसके बाद में देखिए मित्रों, एक ग्रंथ था ललित विग्रहराज। कौन सा था, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। ये ग्रंथ किसने लिखा, तो ये लिखा था सोमदेव ने। सोमदेव कौन था, तो सोमदेव मित्रों इस विग्रहराज का दरबारी विद्वान था।
विग्रह राज का दरबारी विद्वान कौन था मित्रों? सोमदेव। विग्रह राज का दरबारी विद्वान कौन था? सोमदेव। हाँ, विग्रह राज का दरबारी विद्वान सोमदेव था, जिसने ललित विग्रह राज नाटक लिखा। इस ललित विग्रह राज में किसका वर्णन है मित्रों? तो इसकी इंद्रपुर की राजकुमारी थी देशल देवी। विग्रह राज की इंद्रपुर की राजकुमारी कौन थी? देशल देवी। और इधर विग्रह राज, इन दोनों के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। हाँ, ललित विग्रह राज नाटक किसने लिखा? सोमदेव ने। किसने लिखा? सोमदेव ने लिखा था। इस ललित विग्रह राज में किसका वर्णन है? विग्रह राज की इंद्रपुर की राजकुमारी कौन थी? देशल देवी। कौन थी इंद्रपुर की राजकुमारी? देशल देवी। और इधर है विग्रह राज चतुर्थ के प्रेमोख्यान का उल्लेख मिलता है। और यह नाटक किसने लिखा था? सोमदेव ने। किसने लिखा? सोमदेव ने। इसके अलावा देखो मित्रों, जो विग्रह राज है, विग्रह राज का काल है वो चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। विग्रह राज का काल है वो चौहानों का स्वर्णिम काल कहलाता है। चौहानों का स्वर्ण काल। इसके अलावा मैंने बताया था मित्रों, अजय राज का काल है वो चौहान साम्राज्य का विस्तार काल कहलाता है। चौहान साम्राज्य का विस्तार काल, चौहान साम्राज्य का विस्तार काल। तो अजय राज का, चौहानों का जो स्वर्णिम काल है, चौहानों का स्वर्ण काल है मित्रों, वो किसका काल है? वो आपके विग्रह राज चतुर्थ का काल है। ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखिए मित्रों, इसे मित्रों विजयराज चौहानों को कहा गया है मित्रों कवि बांधव। क्या कहते हैं? कवि बांधव या कट्टी बांधव भी कहते हैं। कवि बांधव इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने यहाँ पर कवियों को है वो संरक्षण दिया था, यानी साहित्यकारों को संरक्षण दिया था। साहित्यकारों का संरक्षण दाता था ये। तो साहित्यकारों का संरक्षण दाता होने के कारण इसे कवि बांधव या कट्टी बांधव भी कहा गया है। ठीक है मित्रों। इसके अलावा मित्रों एक विद्वान है किलहोरन। कौन है? एक विद्वान कौन है? किलहोरन। ये किलहोरन कहता है कि विग्रह राज इतना अच्छा विद्वान था। किलहोरन कहता है कि विग्रह राज इतना अच्छा विद्वान था कि ये अपनी विद्वता से जो उस समय के या जो कालिदास और भवभूति हुआ करते थे, तो कालिदास और भवभूति जो विद्वान थे उनसे भी है ये होड़ कर सकता है। तो किलहोरन कहता है कि कालिदास और भवभूति से भी होड़ करने वाला चौहान शासक कौन था? वह था विग्रह राज चतुर्थ। तो किलहोरन का कथन क्या है? विग्रह राज कालिदास वह भवभूति से होड़ कर सकता था। होड़ कर सकता था। तो विग्रह राज है मित्रों, ये कवि कालिदास और कवि भवभूति से होड़ कर सकता था। कवि कालिदास और कवि से भवभूति से होड़ करने वाला जो शासक था वह था विग्रह राज चतुर्थ। किसके अनुसार मित्रों? यह है किलहोरन के अनुसार। और इसके पश्चात 1163 के आसपास है इसकी क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। तो यह विग्रह राज चतुर्थ एक बार वापस देख लीजिए। एक तो टोंक में बिसलपुर कस्बा बनाया, बिसल सागर बांध बनाया। इसने विग्रह राज ने हरिकेली नाटक लिखा संस्कृत में। महाभारत काल में अर्जुन और शिव के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन हरिकेली नाटक में मिलता है। हरिकेली नाटक की लाइनें कहां पर लिखी गई है मैंने बता दिया आपको। एक तो 2.5 दिन के झोपड़े पर और राजा राममोहन राय के स्मारक पर ब्रिस्टल इंग्लैंड में इसकी लाइनें लिखी गई है। ललित विग्रह राज जो नाटक है, वो ललित विग्रह राज जो ग्रंथ है वो सोमदेव ने लिखा था, जो विग्रह राज का दरबारी विद्वान था। ललित विग्रह राज में देशल देवी जो इंद्रपुर की राजकुमारी थी और विग्रह राज के मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन है। ठीक है मित्रों। विग्रह राज का काल है वो चौहानों का है। क्या है? स्वर्ण काल कहलाता है। इसे है साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव या कट्टी बांधव कहते हैं। किलहोरन क्या कहता है कि विग्रह राज है वो कवि कालिदास और कवि भवभूति से भी होड़ कर सकता है। ठीक है मित्रों। तो ये आपका आज होता है विग्रह राज चतुर्थ। और कल ध्यान